मेरे प्यारे दोस्त नमस्कार। आज मैं इलेक्ट्रिकल का एक बहुत अच्छा ही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये सॉरी ये एचपीसीएल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एचपीसीएल का एग्ज़ाम है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर हुआ था। ये ईई का एक कोर सब्जेक्ट से हुआ था, ठीक है ना। और ये सर्वोदय ऑनलाइन में 2:2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 35 रीजनिंग, 35 एप्टीट्यूड और 17 इंग्लिश, ये टोटल मिला के होते हैं आपके 85 इलेक्ट्रिकल और 85 क्या कहते हैं कोर सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले 17 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। तो कोर सब्जेक्ट में आता हूँ सीधे से और वहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये देखो इंग्लिश भी बहुत ही आसान ही आई थी, ऐसी बात नहीं। इंग्लिश भी एप्टीट्यूड भी बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं दिखाऊंगा, ये तो पहला वीडियो बना रहा हूँ ताकि इसमें पहले कोर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, उसके बाद तुम्हें इंग्लिश एप्टीट्यूड और जीएस भी, थोड़ा जीएस नहीं है, इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड केवल। तो मैं उसको भी ये आ गया। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कितना आसान है बताओ। मीटर कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इंटू ई बराबर रिवोल्यूशन क्या होता है बताइए। रिवोल्यूशन यही होता है, ये इसकी वो पूछ रहा है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बटे ई क्या होता है, एन बटा रिवोल्यूशन, और ई बराबर क्या होता है किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो याद रहेगा क्वेश्चन ये। तो के बराबर क्या हो जाएगा, एन बटे तुम्हारा ई बोले तो एनर्जी बोले तो किलोवाट घंटा में। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, जिसका आंसर हमारा ए आएगा। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन कितना आसान है। दूसरा वाला क्वेश्चन भी कितना आसान है। तो इसमें पूछा है कि विच ईरर इज इंडिकेट जीरो ईरर इन इंस्ट्रूमेंट। देखो जीरो ईरर क्या होता है सब बताते हैं। रैंडम ईरर क्या होता है, रैंडम ईरर का ये होता है जिसको आप डिफेक्ट ना कर पाओ, जिसको आइडेंटिफाइड ना कर पाओ। इनडिफिनिट ईरर जिसको आप डिफाइन ना कर पाओ। ग्रॉस ईरर एक प्रकार का ईरर होता है जो नेग्लिजेंसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स की वजह से होता है। और जीरो ईरर कौन सा होता है, सिस्टमेटिक ईरर कहते हैं। सिस्टमेटिक ईरर को क्या कहते हैं, जीरो ईरर, ठीक है ना। तो विच ईरर इंडिकेट जीरो ईरर इन इंस्ट्रूमेंट बोले तो सिस्टमेटिक ईरर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है ना। इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले जो ये 3 × S है, क्या निकालना है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मतलब कि वी आउटपुट अपॉन वी इलेक्ट्रिकल ट्रांसफ़र फंक्शन। तो सबसे पहले देखो ये 3 को रख लो 3S, ठीक है ना। 3 को क्या 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 कर देते हैं 3S। तो 3S को हम लिख देंगे 3S। बाकी जैसे हम फार्मूला लगाते हैं उसी को लगा दो। देखो ये सीरीज में है, तो वी आउटपुट बटे वी इनपुट बराबर 4 इंटू टोटल हल कर लोगे तो ये आंसर यही वाला आएगा। आउटपुट अपन इनपुट बराबर, ये सीरीज वाला है, जैसे सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो V1 V2 V3 निकालने के लिए वो मेथड दो था, उसको लगाइए आप और आराम से निकाल लेंगे। ये आसान बिल्कुल क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं, ये भी बिल्कुल आसान ही है। देखो यहाँ पर हमारे पास पेन नहीं है, बाद में अभी आएगा तो मैं हल करूँगा, लेकिन अभी थोड़ी गड़बड़ी है। कैलकुलेशन ऑफ द सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क टू अल्टरनेटर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है, डाइपोल डिस्प्लेसमेंट एंगल दिया, सिंक्रोनाइजिंग पावर दिया है, सिंक्रोनाइज रिएक्टेंस इतना है, स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर इतना है। तो टार्क निकालना है किसके लिए, अल्टरनेटर। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगर आप फार्मूला देखेंगे तो बहुत तो उटपटांग फार्मूला इसका है, और आप इसको एक बार देख लीजिए और ये इसको हल कीजिएगा। तो मैं अभी आज वैसे ही क्वेश्चन हल करूँगा जो थ्योरी बेस हैं। चलो डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामो इंस्ट्रूमेंट। डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामो इंस्ट्रूमेंट, आप लोग क्या इलेक्ट्रोडायनामो इंस्ट्रूमेंट पढ़े ही हैं, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनामो इंस्ट्रूमेंट में बताइए कितने
क्या कहते हैं वो होते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमो को एक और रिएक्टेंस ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार पूछा है। ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट कौन है? वो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमो इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे इसका डिसएडवांटेज क्या है? हाई सेंसिटिविटी बिल्कुल है, लो फ्रिक्शन लॉस, लेस एक्सपेंसिव दैन PMMC। तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। लो टार्क अपॉन वेट रेशियो, लो टार्क अपॉन वेट रेशियो लो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हाई होना चाहिए। PMMC के लिए भी अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है PMMC के लिए भी ये बहुत हाई होगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोडायनेमो इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये तुम्हारा ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट के लिए काम आता है, ठीक है ना। ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट के लिए काम आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो विच वेरिएबल आर स्पेसिफाइड बाय स्लैग बस देखो PQ PV सिग्मा, ठीक है। ये हमारा लोड बस, ये हमारा PV बस, ये हमारा रिफरेंस यानी कि स्लैग बस, ठीक है ना। लोड बस, ये हमारा PV बस, ये PQ बस, ठीक है ना। और ये हमारा रिफरेंस बस। याद आ गया? दोनों याद रहेगा, ठीक है। ये लोड बस फिर से एक बार समझ लो। जिसको हम कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो ये PQ PV, ये हमारा रिफरेंस बस जिसको हम स्लैग बस बोलते हैं। ये हमारा लोड बस, ये हमारा PV बस, ठीक है ना। आगे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग विथ रेटेड वोल्टेज एंड एट ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, कुल मिला के VYF नॉट कांस्टेंट वाली बात है। विच आर द फॉलोइंग लॉस कैन बी कंसीडर एज ए वेरिएबल लॉस व्हेन सप्लाई ए फिक्स लोड। तो हम सबसे पहले यही जानते हैं कि अगर V प्रोपोर्शनल F है तो इसमें यही दो चीज़ें फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। एडी करंट और हिस्टैरिसीस। तो इसमें से ध्यान देना कि जो हमारा हिस्टैरिसीस है PH है, ये प्रोपोर्शनल F होता है, और जो ईडी करंट है ये प्रोपोर्शनल F स्क्वायर होता है। तो याद रहेगा ना, हिस्टैरिसीस और ईडी करंट। इसमें एक क्वेश्चन याद रखना कि जो हमारा PH है, हिस्टैरिसीस है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिलिकॉन, ठीक है ना। और जो हमारा PE है मतलब कि ईडी करंट है, इसको हम रिड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लैमिनेटेड कोर, ठीक है ना। याद रखना कि हिस्टैरिसीस के लिए क्या यूज करेंगे हम? वो जो हिस्टैरिसीस के लिए हम अगर ये यूज करेंगे कि उसमें हम सिलिकॉन मिला देंगे। और ईडी करंट लॉस के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम ईडी करंट लॉस के लिए क्या मिला देंगे बताइए? ईडी करंट लॉस के लिए हम मिला देंगे उसमें कोर को लैमिनेटेड कर देंगे। चलो रैम टाइप DVM। चलो रैम टाइप क्या होते हैं? रैम टाइप DVM डिजिटल वोल्टमीटर। देखो ये सबसे पहले क्या होता है? रैम टाइप डिजिटल वोल्टमीटर, इसको यूज कैसे किया जाए? टाइम मेजरमेंट बेस्ड लीनियर स्ट्रेटजी के द्वारा। अब ये बताइए DVM डिजिटल वोल्टमीटर क्या होता है? रैम टाइप एक प्रकार से तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा ये। तो रैम टाइप क्या हो जाएगा? टाइम मेजरमेंट बेस्ड लीनियर रैम स्ट्रेटजी। याद रख लीजिए, टाइम मेजरमेंट बेस्ड लीनियर रैम्प स्ट्रेटजी, ठीक है ना। इसका आंसर 2 हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल उस पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF इन द कॉइल? इंड्यूस EMF इन द कॉइल क्या डज नॉट इफेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस EMF? मतलब कि जो इंड्यूस EMF उसका डिपेंड ना हो। देखो E इक्वल टू N इंटू d∅dt होता है। याद है कि नहीं? क्या होता है? E इक्वल टू माइनस का N इंटू d∅/dt याद होता है। तो नंबर N पर भी डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करेगा। तो हमारा जो टेम्परेचर है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसको E इक्वल टू हमारा माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ V भी होता है। ये भी फार्मूला याद रखिएगा। डाइवर्जेंस V अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो डाइवर्जेंस से हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। अब इसमें एक रिवीजन ये भी करा देते हैं कि H इंटू L बराबर NI बराबर M
एफ, ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये हमारा कौन सा नियम है, कमेंट करके बताइए। चलो ये क्वेश्चन आ गया, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो, इन एसी सर्किट वोल्टेज वी, करंट वी, रेजिस्टेंस आर, इम्पीडेंस जेड, पावर फैक्टर cos फाई डिफाइन। तो पावर फैक्टर कितना आसान क्वेश्चन है यार। cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड इक्वल टू पी बटे पी प्लस का क्यू। ये भी याद रखना, फार्मूला 2 है, ठीक है ना। एक फार्मूला ये भी है, आप पढ़े नहीं होंगे, जो हमारा cos फाई होता है वो पी बटे पी प्लस क्यू भी होता है। बोले तो पी बटे क्यू टोटल। पी कुल मिला के ऐसे याद रखो, देखो मैं बताता हूँ। देखो पी बराबर पी वी बाई कास फाई, तो कास फाई बराबर पी बटे वी आई, ये होता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी प्लस जे क्यू, ऐसे याद रखो, जे क्यू, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। गॉस सीडर मेथड फॉल लो फ्लो अंडर गोज। देखो गॉस लीनियर, ये लीनियर हो गया। न्यूटन रफेल क्या होता है, ज्योमेट्रिक। और एक और क्या होता है न्यूटन रफेल के अलावा, एक और बताइए। एक क्वाड्रेटिक, एक ज्योमेट्रिक होता है, ठीक है ना। गॉस सीडर मेथड लीनियर हो गया, और न्यूटन रफेल एफ एम डी कुछ करके ऐसे होता है, तो वो हमारा ज्योमेट्रिक होता है, ठीक है ना। आगे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन बाय द स्लिप टेस्ट। देखो स्लिप टेस्ट कहाँ होता है, किसके लिए, ये सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस उसमें होता है, सिंक्रोनस मोटर में होता है, ठीक है ना, स्लिप टेस्ट। इसके लिए बहुत क्यूएक्सियल डी एक्सिस रिएक्टेंस की ज़रूरत होती है। इसमें क्या निकाला जाता है, सिंक्रोनस। दो स्लिप टेस्ट की बात आ गई, तो एक यहाँ पर और ध्यान दीजिए। तो एक तुम्हारा सैम्पनर टेस्ट होता है, सैम्पनर टेस्ट, और स्विनबर्न टेस्ट, और एक तुम्हारा होता है हॉपकिंसन हॉपकिंसन का को हीट टेस्ट, लोड टेस्ट भी के नाम से जाना जाता है। और सैम्पनर टेस्ट ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। स्विनबर्न टेस्ट ये तुम्हारा मोटर में यूज़ किया जाता है। ये हमारा नो लोड टेस्ट होता है, ये सीरीज में नहीं यूज़ होगा, ध्यान देना। बाकी ये ट्रांसफार्मर के लिए होता है, और हॉपकिंसन टेस्ट लोडेड के लिए होता, नो लोड के लिए होता, लोडेड के लिए होता है, ठीक है ना। तो सीरीज मोटर में इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि नो लोड पर सीरीज मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो याद रखना, स्विनबर्न टेस्ट में सीरीज मोटर का यूज नहीं करते हैं, याद रहेगा। स्विनबर्न टेस्ट में हम सीरीज मोटर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसको कहाँ यूज किया जाएगा, इफ़िशियंसी और लॉस निकालने के लिए यूज किया जाएगा, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement correctly described the role and impact of the electric power in the modern society? चलो ये एक प्रकार के तुम्हारा बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा बढ़िया, इकोनॉमिक सर्कुलेशन डू नॉट इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन द कंट्री। इलेक्ट्रिक पावर इन्फ्लुएंस बाय हिस्ट्री, tradition and economic circumference, and it is essential for the industrial development and convenience. The use of the electric power is limited to industrial application and does not impact the daily comfort and safety of the general population. Electric power developed in primary driven by technological advancement and is not significantly affected by the तो इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा कि हमारा जो रोल और इम्पैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इन मॉडर्न सिटी के लिए, उसके लिए बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पावर इज इन्फ्लुएंस बाय द हिस्ट्री, ट्रेडिशनल, इकोनॉमिक सर्कमफ्रेंस एंड इट इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पब्लिक कन्वीनियंस। चलो ये क्वेश्चन आते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द वैल्यू ऑफ मिनिमम स्टेडी स्टेट आउटपुट करंट इन द स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर, वी एस इतना है, चॉपर कनेक्ट आर एल ई रोड है, ये है टोटल चॉपिंग फ्रिक्वेंसी इतना है, टाइम ऑन टाइम। तो ये फार्मूला मुझे नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कैसे हल किया जाएगा। इसको ऐसे करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, what is the work of the large capacitor connected in DC bus in volt source inverter। तो सबसे पहले आप कैपेसिटर, लार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड डीसी बस से सबसे पहले ये कनेक्ट हुआ है, वोल्ट सोर्स का इन्वर्टर।
तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ लार्ज कैपेसिटर। देखो कैपेसिटर सबसे पहले क्या है, लैगिंग या लीडिंग पावर। सबसे पहले बताइए कैपेसिटर क्या डिलीवर करता है, लैगिंग या लीडिंग। ये लीडिंग पावर डिलीवर करेगा और लैगिंग पावर एक्सेप्ट करेगा। और इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर जो है लैगिंग पावर को डिलीवर करेगा और लीडिंग पावर को एब्जॉर्ब करेगा। इसकी वो क्या है, हेनरी। इसकी मात्रक क्या हेनरी, इसका मात्रक फैराड होता है, याद रहेगा। चलो इसका वर्क बताइए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ लार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टू डीसी बस इन द वोल्ट सोर्स इन्वर्टर। तो इट मेंटेन द करंट रिपर ड्यूरिंग हाई फ्रिक्वेंसी। देखो वैसे भी कैपेसिटर की बात करते हैं तो ये हमेशा क्या करता है, रिपल को रिड्यूस करने के काम आता है, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन हाई कैपेसिटर की बात, इट में कांस्टेंट वोल्टेज डीसी, बिल्कुल वोल्टेज को भी मेंटेन करता है लेकिन लो को हाई में बदलता है। इट प्रोवाइड लो इम्पीडेंस पाथ ऑन द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ऑन डीसी। तो हाई कैपेसिटर की बात हो रही है तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। हाई कैपेसिटर की बात हो रही है तो ये हमें आंसर बताएगा। इट प्रोवाइड ए लो इम्पीडेंस पाथ ऑन द हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट इन द डीसी लिंक। अच्छा डीसी लिंक करंट क्या होता है, कोई बताएगा डीसी लिंक करंट? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो आगे पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया कि 30 माइक्रो कूलम चार्ज लोकेटेड एट ओरिजिन एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द पोर्शन ऑफ द r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बाउंडेड थीटा इक्वल टू 5/2। इसको आप हल करके बताइए कि ये इंडिकेशन ऑफ डी डॉट डी एस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पर ये वर्क होगा। 7.5 आंसर आएगा अगर आप करके बताना चाहते हैं तो इसमें फार्मूला निकालना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द पावर इनपुट 20 किलो 50 हर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फाउंड टू बी 108 वाट एंड नो लोड लोडेड 50% रेटेड वोल्टेज लोड एंड पावर इनपुट वाज फाउंड टू बी 250 वाट एट द आउटपुट एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। द आउटपुट एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम। देखो इसमें अगर आप हल करोगे तो ये सिंगल फेज का जो पावर इनपुट पावर दिया है, नो लोड कंडीशन में ये हमारा कोल लॉस हो जाएगा। नो लोड कंडीशन में क्या होता है, जो उसका पीआई आयरन लॉस होता है शायद वही होता है। कंडीशन होने लगे 50% रेटेड एंड पावर विदाउट विल 250, ये तुम्हारा फुल लोड लॉस हो गया। इसको हल करोगे तो फार्मूला में बता रहा हूँ, देखो पीआई बराबर होता है पीएच प्लस ईडी करंट, ठीक है ना। ये प्रोपोर्शनल टू एफ, ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है। ट्रांसफार्मर की बात हुई है तो यहाँ पर एक फार्मूला आता है कि यक्स बराबर अंडर रूट पी आई बटे पी सी यू, ये फार्मूला होता है। और एक फ्रिक्वेंसी निकालने का, एफिशिएंसी निकालने का होता है यक्स इंटू कास फाई, यक्स इंटू के वी ए बटे यक्स कास फाई के वी ए प्लस का पी आई प्लस का यक्स स्क्वायर पी सी यू एक्स। उसके बाद 18 नंबर की बात हो रही है। तो ए चार्ज लोकेट ए पॉइंट पी रो इतना इट्स सेड टू बी कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेंड्रिकल हो जाएगा। देखो आर थीटा फाई समझ में आ रहा है, आर थीटा पाई रो फाई जेड, आर थीटा फाई। देखो अगर इस टी में ये दोनों एंगल होते तो हमारा स्फेरिकल हो जाता, और रो फाई जेड बीच में एंगल है तो हमारा सिलेंडरिकल हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। चलो ये क्वेश्चन बताइए, इसको नहीं बता पाओगे तो जिंदगी झंडा। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द लॉन्ग लाइन ऑफ द चार्ज ए पॉइंट अवे फ्रॉम द सिस्टम। तो कितना लंबा है, लॉन्ग वायर है, इससे यहाँ पर ए दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना। इसके लिए रियल बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए होता है। रो ए बटे 2 पाई इतना है, और नहीं है तो इसके लिए म्यू हो जाएगा। हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू आर, म्यू बटे 4 पाई, ठीक है ना। अगर इसमें देखो एक फार्मूला बता रहे हैं डी बराबर
एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, ठीक है ना। डी बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, एक फार्मूला ही है। चलो आगे बताते हैं। 20 नंबर 20 क्वेश्चन डेली हल करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन आज का है। ये बैलेंस स्टार कनेक्टेड वी ए इतना है कनेक्टेड टू डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड इतना इतना, आई ए बी आई ए सी कैलकुलेट करोगे तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, 20 क्वेश्चन बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आज मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ये फार्मूला HPCL का चल रहा है, ठीक है ना। HPCL डिस्कशन 2024 पेपर। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।